नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है। इस विषय में कुछ विद्वानों ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो अपने विचार दिए हैं वो क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द theories related to the language development of the children। भाषा विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें से दो वर्गों में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है। यानी भाषा विकास के सिद्धांतों को हम दो वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा विकास के सिद्धांत, लैंग्वेज डेवलपमेंट थियरीज। इसमें दो तरह के व्यूज़ आते हैं। एक वर्ग मानता है कि भाषा के विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनवायरनमेंट हैज़ द ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है B.F. स्किनर का। तो जिसको हम कहते हैं, पहला सिद्धांत है वातावरणीय सिद्धांत या व्यू। इन्वायरमेंटलिस्ट व्यू और थियरी। दूसरा है जन्मजात सिद्धांत, इनेट थियरी या नेटिविस्ट थियरी, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले सिद्धांत को हम थोड़ा सा पढ़ लें। इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है B.F. स्किनर ने। जैसा कि हमें जानते हैं कि मनोविज्ञान का कोई भी क्षेत्र होता है उसमें ये दुविधा और ये द्वंद्व और ये बहस चलती है कि इस गुण के विकास में, इस तत्व के विकास में वातावरण की भूमिका रहेगी या वंशानुक्रम की भूमिका रहेगी। जिसको हमने ये भी देखा कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो ये विवाद है, जिसको हम नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के तहत भी देखते हैं, वही विवाद यहाँ भी देखने को हमें मिलता है कि बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है। इस पर वातावरणीय जो सिद्धांत है उसके समर्थक B.F. स्किनर हैं। स्किनर ने जो लर्निंग की थियरी दी है, ऑपरेंट लर्निंग थियरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी हम कह सकते हैं, तो उसी का सहारा लेते हुए, उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने अपना भाषा विकास का यह सिद्धांत दिया है। स्किनर के अनुसार बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसी तरह से बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप किया जाता है। चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट का मतलब होता है क्रिया प्रसूत, हिंदी में इसको क्रिया प्रसूत कहते हैं। ऑपरेंट का मतलब होता है ऐसा व्यवहार जो पुनर्बलन के द्वारा विकसित किया जाता है या उसको बढ़ाया जाता है। द बिहेवियर विच कैन बी कंट्रोल्ड एंड डेवलप्ड थ्रू द रीइंफोर्समेंट। अब इन्होंने कहा कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। हमारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा हमारी भाषा कैसे सीखता है। हिंदी भाषी परिवार का बच्चा हिंदी ही क्यों बोलता है, तमिल परिवार का बच्चा तमिल क्यों बोलता है। इट मीन्स द एनवायरनमेंट हैज़ द ग्रेट रोल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि बच्चा को जो भाषा सिखाई जाती है वो कैसे सिखाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे ने कहा ये पेन है, हमने कहा ये पेन है। बच्चे ने देखा ये पेन है, हमने कहा ये पेन। हमने पेन बोला भी और हमने पेन की तरफ इशारा भी किया। यानी
बच्चों को भाषा वास्तविक वस्तु से संबंध जोड़कर सिखाई जाती है या चित्र से संबंध जोड़कर सिखाई जाती है। जैसे हमने हाथी का चित्र दिखाया, हमने बोला हाथी। शोइंग द पिक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी एनिमल, एनी पर्सन, वी आल्सो प्रोनाउंस द वर्ड। इस तरह से हम एक कंडीशन जोड़ते हैं, एक संयोग जोड़ते हैं, दोनों में एसोसिएट करते हैं शब्दों को, चित्र से, शब्दों को वस्तु या मटेरियल से। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो जब हम उस शब्दों को जोड़ के बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बोलते हैं। माता पिता की आवाज़ सुनकर, माता पिता या घर के लोगों की बात सुनकर जब बच्चे बोलते हैं तो पेरेंट्स के द्वारा, घर के गार्जियंस के द्वारा उनको पुनर्बलन दिया जाता है, तालियां बजाई जाती हैं, खुशी का इजहार किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे फिर उसका अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से B.F. स्किनर ने बताया कि सबसे पहले बच्चे अनुकरण करते हैं, इमिटेशन। बड़ों के द्वारा बोली गई भाषा का अनुकरण करते हैं। अनुकरण के बाद उनको पुनर्बलन दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट। बड़ों के द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है और फिर वो उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस। इस तरह से भाषा अनुकरण, पुनर्बलन और अभ्यास के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं। अब हम कहते हैं कि एक हिंदी परिवार का बच्चा अंग्रेजी परिवार में पलता है, बड़ा होता है, उसका पालन पोषण होता है, अपब्रिंगिंग होती है, तो वो अंग्रेजी कैसे सीख लेता है? A Hindi family child learns English because of living with English family due to the English environment। हिंदी परिवार का बच्चा अंग्रेजी परिवार में रहने पर अंग्रेजी इसलिए सीखता है क्योंकि उसको अंग्रेजी का वातावरण मिला। ये बात करते हैं वातावरणीय सिद्धांत के लोग, यानी B.F. स्किनर और उनके समर्थक इस बात को मानते हैं कि जैसा वातावरण होगा वैसी ही भाषा बच्चा सीखेगा। एक बच्चा तमिल परिवार में पलता है, बड़ा होता है और तमिल बोलता है क्योंकि उसको तमिल भाषा का वातावरण मिला। एक बच्चा अंग्रेजी परिवार में पलता है, बड़ा होता है और अंग्रेजी बोलता है ड्यू टू द इंग्लिश एनवायरनमेंट, इंग्लिश बोलते। तो ये तो इनका सिद्धांत था कि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बड़ों की जब वो नकल करते हैं तो उसका सही समय पर सही ढंग से पुनर्बलन किया जाना चाहिए। अगर बच्चे गलत भाषा बोलते हैं तो उनको हमें पुनर्बलन नहीं करना चाहिए, पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर गलत भाषा ही वो सीख जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमने ये देखा है कि कुछ बच्चे या एकाध बच्चे, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एकाध बच्चे या ज़्यादातर बच्चे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके आस पड़ोस में ना तो कभी बोला गया ना तो कभी सुना गया। फिर इन्होंने कहाँ से वो शब्द सुन लिया कि बोल दिया। इसका मतलब है कुछ इस सिद्धांत में खामियां हैं, कमियां हैं, उसका वर्णन हम, उसका जिक्र आगे के सिद्धांत के द्वारा करना चाहते हैं। दूसरा सिद्धांत है जो इस सिद्धांत से थोड़ा हटकर है, वो है जन्मजात सिद्धांत। इनेट थियरी, या हम कह सकते हैं नेटिविस्ट थियरी। और इसको बढ़ाने का प्रयास किया है या इसको बढ़ाया है नोम चोम्स्की ने। इनका मानना है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। द चिल्ड्रेन हैव
द इनबॉर्न एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, वो एक एबिलिटी लेकर पैदा होते हैं जो उनको भाषा सीखने में मदद करती है। उसको इन्होंने कहा कि भाषा ग्रहण साधन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा ग्रहण साधन यानी LAD, बच्चे LAD के साथ जन्म लेते हैं। समय के साथ एज द टाइम पासेस इन्होंने LAD का नाम बदलकर सार्वभौमिक भाषा व्याकरण इन्होंने कहा कि जो भाषा ग्रहण साधन है उसको भाषा ग्रहण साधन से थोड़ा और अच्छे ढंग से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर के साथ बच्चा जन्म लेता है, यानी प्रत्येक बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, उसको इन्होंने कह दिया यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। यानी द चाइल्ड टेक्स बर्थ विद द एबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर, अर्थात बच्चे के अंदर जन्म से ही विश्व की सभी भाषाओं का, ह्यूमन लैंग्वेज का, स्पेशली ह्यूमन लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसके अंदर फीड है। एक ऐसी डिवाइस उसके अंदर है जिससे वो किसी भी भाषा को जिसको वो सुनेगा वो सीख लेगा। अगर एक हिंदी परिवार का बच्चा अंग्रेजी परिवार में पलता है, बड़ा होता है, जो उदाहरण हमने इसके पहले वाले में दिया था, तो हमने उसमें बताया था कि वो हिंदी परिवार का बच्चा अंग्रेजी परिवार में रहने पर अंग्रेजी सीखता है क्योंकि उसको अंग्रेजी का वातावरण मिला। यहाँ पे ये कहते हैं कि हिंदी परिवार का बच्चा अंग्रेजी परिवार में रहने पर अंग्रेजी सीखता है क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजी सीखने की क्षमता पहले से ही थी। A Hindi family child learns English because of living with English family due to the English learning grammar in child already. English learning grammar is in the mind of child already. और इसलिए जब हम देखते हैं कि बच्चा भाषा इसलिए सीखता है क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अंग्रेजी सीखने की कला या अंग्रेजी सीखने की एबिलिटी थी, इसलिए हिंदी परिवार का बच्चा जब अंग्रेजी परिवार में पलता बढ़ता है तो उसने अंग्रेजी इसलिए सीख ली क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजी का ग्रामर पहले से था। द चाइल्ड हैज़ ऑलरेडी द इंग्लिश ग्रामर। इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे के अंदर अंग्रेजी का ज्ञान इसलिए हुआ कि उसको वातावरण अंग्रेजी का मिला। जो भी वातावरण दिया जाता है उसको इसलिए वो सीख पा रहा है क्योंकि उसके अंदर वो टेक्निक पहले से है। मान लीजिए कि हमने एक ऐसा मोबाइल लिया जिसमें कैमरा है ही नहीं, तो हम फोटो कैसे खींचेंगे? चोमस्की कहते हैं कि हम एक ऐसे मोबाइल के साथ, एक उदाहरण के तौर पे मैं इस बात को बता रहा हूँ कि एक ऐसे मोबाइल के साथ बच्चे ने जन्म लिया जिसमें फ़ोटो खींचने की क्षमता है, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, तो वो जहाँ भी जाएगा थोड़ा बहुत उसको गाइडेंस मिलेगा तो वो उससे फ़ोटो खींच लेगा। अब ये बात करते हैं, चोम्स्की कहते हैं कि बच्चा भाषा सीखते समय 2 नियमों का प्रयोग करता है। द चाइल्ड यूजेस 2 लॉ ड्यूरिंग लर्निंग लैंग्वेज। पहला है सतही संरचना का नियम, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। यानी इस नियम के द्वारा बच्चा बोलना, पढ़ना, लिखना सीखता है। द चाइल्ड लर्न्स स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू दिस लॉ, थ्रू द लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। यानी वो पढ़ लेगा, कोई बोलेगा तो लिख लेगा
और कोई बोल रहा है तो बोल सुन करके बोल देगा, लेकिन उसका अर्थ उसको समझ नहीं आ रहा है। यानी बाहरी तौर पर जब उसको ज्ञान है तो वो सतही संरचना के नियम के तहत उसको ये ज्ञान हुआ है। दूसरा है गहरी संरचना का नियम, लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर। इस नियम के द्वारा, डीप स्ट्रक्चर के द्वारा बच्चा वाक्य का, सेंटेंस का अर्थ सीखता है। द चाइल्ड लर्न्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, मीनिंग ऑफ सेंटेंस थ्रू दिस लॉ। आपने देखा होगा कि अक्सर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ तो लिया लेकिन अर्थ समझ नहीं आया, दूसरे ने वही लाइन पढ़ा लेकिन उसको अर्थ समझ में आ गया। इसका मतलब वो क्या जानना चाहते हैं कि सतही संरचना तो आपको आता है, क्या डीप संरचना आपको आ रही है? आपने देखा होगा एग्जाम में पैसेज आते हैं हिंदी और इंग्लिश के, और उसमें लिखा रहता है कि निम्न गद्यांशों को, निम्न पद्यांशों को आप पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और उस उत्तर को देने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, किसी के कुछ गलत हो रहा है, किसी का ज़्यादा गलत हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि वी हैव द नॉलेज ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर बट वी हैव डिफरेंट नॉलेज अबाउट द डीप स्ट्रक्चर। हमें उसका सही नॉलेज नहीं, अलग अलग नॉलेज है। जो जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना ही अच्छा उत्तर हम दे पाएंगे। तो डीप स्ट्रक्चर के द्वारा हम अर्थ सीखते हैं वाक्य का, और सरफेस के द्वारा हम सीखते हैं सिर्फ पढ़ना, बोलना और लिखना। अब प्रश्न आता है कि जब इनसे पूछा गया कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने के लिए प्रॉब्लम क्या आती है, तो इन्होंने कहा कि सतही से डीप में एंटर करना ही भाषा सीखने की समस्या है। एंटरिंग इनटू डीप स्ट्रक्चर थ्रू सरफेस स्ट्रक्चर इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। यानी बच्चा सतही से डीप में कैसे पहुंचता है, धीरे धीरे पहुंचता है या देर से पहुंचता है या उसको मुश्किलें होती हैं, तो इसको हम कहते हैं सतही से गहरी में प्रवेश करना ही भाषा सीखने की समस्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि सतही और गहरी हमें समझ कैसे आएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कभी कभी जरूरी नहीं कि हर सतही संरचना का एक गहरी संरचना हो। यानी कभी कभी हम ये देखते हैं कि 2 सतही संरचना होती है और उसकी गहरी संरचना एक होती है। जैसे राम रीड्स अ बुक, अ बुक is read by राम। ये 2 लाइनें हैं, 2 सरफेस हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। यानी सरफेस के तौर पर दोनों अलग अलग, हमने इनको पढ़ लिया, लेकिन जब इनका अर्थ हमने निकाला, डीप स्ट्रक्चर जब हमने देखा, तो दोनों का डीप स्ट्रक्चर एक ही है। लिखने के सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, एक एक्टिव फॉर्म में है, दूसरा पैसिव फॉर्म में। इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि सरफेस एक हो लेकिन उसका डीप 2 हो। जैसे अ लैम्ब इज रेडी टू ईट। इसका अर्थ हुआ, 2 अर्थ हम निकाल सकते हैं। लैम्ब का मतलब बकरी का बच्चा, कुछ खाने के लिए तैयार है, या बकरी के बच्चे को कोई और जानवर खाने के लिए तैयार है। इस तरह से हम देखते हैं कि नेटिविस्ट थियरी या जन्मजात सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चों के भाषा विकास में वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण रोल है। बच्चा कुछ एबिलिटी लेके पैदा हुआ है जिसके थ्रू वो भाषा को सीखता है। भाषा सीखते समय वो 2 नियमों का प्रयोग करता है, सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। हमने सरफेस और डीप के कुछ उदाहरण आपको दिए, समझाने का प्रयास किया कि कई बार 2 सरफेस स्ट्रक्चर का डीप स्ट्रक्चर एक ही होता है और कई बार एक सरफेस स्ट्रक्चर के डीप स्ट्रक्चर 2 हो सकते हैं। दूसरी बात है कि इस सिद्धांत में वंशानुक्रम को अधिक महत्व दिया गया, जबकि स्किनर ने वातावरण को अधिक महत्व दिया। लेकिन अगर हम इसका विस्तार से अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं
कि कहीं ना कहीं बच्चों के भाषा विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिकाएं दिखाई पड़ती हैं। और यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि बच्चे के भाषा विकास में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है या वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। और कई बार पेपर्स में आया हुआ है कि वंशानुक्रम के समर्थक कौन है बच्चे के भाषा विकास में, या वातावरण के समर्थक कौन है। दूसरी बात, नोम चोम्स्की ने कहा कि बच्चे भाषा सीखते हैं बड़ी स्पीड से, और बच्चे भाषा सीखते हैं इन्फेंसी टू प्यूबर्टी, यानी इन्फेंसी से प्यूबर्टी के बीच में बच्चे भाषा तेजी से सीखते हैं। और ये क्रिटिकल पीरियड होता है। कई बार पूछा जाता है कि विच इज नोन एज द क्रिटिकल पीरियड एज फॉर एज लैंग्वेज लर्निंग इज कंसर्न। तो यहाँ पे उन्होंने क्रिटिकल पीरियड बताया इन्फेंसी टू प्यूबर्टी, और इस बीच बच्चे अपनी मातृभाषा को बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। अगर इस दौरान बच्चे अपनी मातृभाषा नहीं सीखते तो बाद में उनका सीखना उतना फ्लुएंटली नहीं हो पाता जितना इन्फेंसी टू प्यूबर्टी होता है, और इसको उन्होंने क्रिटिकल पीरियड बोला। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो आप इसको बार बार देखिए ताकि आपको इसमें कही गई बातों को समझ आए। थोड़ा सा वीडियो देख के ना छोड़ें। धन्यवाद।